इस समय लगातार किसान बोनी के लिए तैयार हैं और बोनी सरसों की शुरू हो चुकी है। अब किसानों को कौन सी बोनी पे के कौन सा बीज इस्तेमाल करना चाहिए, इन सभी चीज़ों को लेकर भ्रमित रहते हैं। कितनी खाद डालना चाहिए, क्या तापमान होना चाहिए, सभी किसानों के लिए आज हम बात करेंगे कृषि विशेषज्ञ राम सुजान शर्मा जी से। सर ये बताइए, बोनी शुरू हो चुकी है, किसान सरसों की बोनी करने में जा रहे हैं और हाल ही बाजरा के बाद सरसों का नंबर आ चुका है। सर, किसान को इस समय बेहतर फसल अच्छी करने के लिए कौन सा बीज इस्तेमाल करना चाहिए सर? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, खरीफ में यहाँ भिंड ज़िले में जो रकबा है ना पलती छोड़ देते हैं और स्पेशली वो सरसों के लिए छोड़ते हैं। अभी जो आप बात कर रहे हैं कि अभी आपका बुआई का समय चालू हो चुका है, अभी 6 अक्टूबर है, बुआई का समय नहीं है। बुआई के लिए, सरसों की बुआई के लिए भूमि की तैयारी का समय चल रहा है, जिसके लिए किसान लाइन में लग के और अच्छे तरीके से सुगमता से अपना खाद ले रहे हैं। यहाँ 2 चीज़ मैं आपको इंगित करना चाहूँगा कि सरसों के लिए जो सोइंग का समय है, बुआई का समय है, वो उपयुक्त 15 अक्टूबर के बाद और 25 से 30 अक्टूबर तक रहता है। उसके लिए एक उपयुक्त तापमान की आवश्यकता होती है। अभी क्या आपने देखा होगा कि दिन में टेम्परेचर ज़्यादा और धीमे-धीमे करके रात में टेम्परेचर कम होता है, तो इसके लिए सूटेबल नहीं है। तो 15 अक्टूबर के बाद देखेंगे तो टेम्परेचर धीमे-धीमे तो कम हो जाएगा, जो उसके लिए जर्मिनेशन के लिए 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में चाहिए, वो सबसे उपयुक्त रहेगा। दूसरी बात आती है कि संतुलित मात्रा में खाद का उपयोग करें। हमारे यहाँ किसान भाई क्या है, होड़ चाल मतलब एक तरीके से क्या, जो ट्रेडिशनली खाद का उपयोग कर रहे हैं उसी को डालते जा रहे हैं। उससे क्या रहता है कि असंतुलित खाद की वजह से भूमि का जो कंडीशन है वो भी ख़राब होती है और उनकी कॉस्ट वो भी बढ़ती है। मैं यहाँ कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से, अपने ज़मीनी अमले के माध्यम से किसानों को बहुत मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि डीएपी आपको दलहनी फसलों और गेहूँ के लिए, आलू के लिए उपयुक्त है। सरसों के लिए विशेषकर ईपीएस जो 20-20-013 आता है, वो सबसे उपयुक्त खाद है और डीएपी से लगभग 150 रुपये कम आता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो ऑयली फसलें हैं, जिसमें यहाँ सरसों का रकबा सबसे ज़्यादा रहता है, तो उसके लिए एपीएस ज़्यादा किसान उसका उपयोग करें। संतुलित मात्रा में खाद डालें। ज़्यादा यूरिया डालने से हमेशा सरसों का उत्पादन ज़्यादा नहीं होता है, उससे और उसमें परेशानी खड़ी होती है। उससे क्या रहता है कि ससेप्टेबिलिटी फसल की बढ़ती है और उत्पादन क्षमता उसकी कमज़ोर होती है। वेजिटेटिव ग्रोथ तो हो जाएगी, लेकिन जो दाना बनना है और दाने की क्वालिटी, वो इफ़ेक्ट करती है फास्फोरस और पोटाश से। उसका किसान यहाँ उपयोग नहीं करता। तो किसानों को जागरूक होने की ज़रूरत है कि भाई, हम घी खाने से कोई भी आदमी पहलवान नहीं होता। उसको संतुलित मात्रा में उर्वरक की, पोषक तत्वों की आवश्यकता है, उस संतुलित मात्रा में उपयोग करें। आप गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है और भी सिटी कंपोस्ट आती हैं। फिर आपको सूक्ष्म पोषक तत्व बहुत हैं, सल्फ़र अलग से भी आता है आपका, ईपीएस में सल्फ़र है ही। गेहूँ के लिए आपका जिंक का भी कर सकते हो। तो अभी जो समय सरसों का चल रहा है, भूमि की तैयारी चल रही है। इसके बाद 15 अक्टूबर के बाद एकदम से सरसों का जो रकबा है, जो पड़ती छोड़ रखे हैं, एक ही सिंगल क्रॉप लेते हैं किसान। खरीफ में भी अब की बार हमने रकबा बढ़ाने की कोशिश की थी। पिछली बार 1 लाख हेक्टेयर था, जो अब की बार हमने 1.5 लाख के लगभग कोशिश करके सब किसानों को समझाया और करवाया था। डीएपी किसान लोग अपने यहाँ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, डीएपी के क्या साइड इफेक्ट रहते हैं क्या? फिर मैं आपको बता रहा हूँ, डीएपी जो एक बार किसान के समझ में आ गया कि डीएपी से अच्छा खाद होता है। डीएपी में है क्या, पहले किसान को ये जानना होगा डीएपी से किस फसल को क्या मिल रहा है। डीएपी में 18% नाइट्रोजन है और 40% फास्फोरस है, जबकि मैं जो एपीएस की बात कर रहा हूँ उसमें 20% नाइट्रोजन, यानी कि 2% तो डीएपी में जो 18% मिल रहा है उससे 2% ज़्यादा है। फास्फोरस 20% है, उसमें 40% है, जबकि सरसों के लिए अपन को इतनी ज़्यादा फास्फोरस की आवश्यकता है ही नहीं। तो एपीएस इसलिए बताया, 13% सल्फ़र भी है, सल्फ़र अलग से डालोगे आप, सल्फर की आवश्यकता पड़ेगी। बिल्कुल है, ऑयली फसलों के लिए सल्फ़र की आवश्यकता है, तो एपीएस क्यों डाला जाए। और 150 रुपये, उससे कॉस्ट भी कम है उसकी, एपीएस की। जी। उसके बाद आती है नैनो यूरिया के लिए किसान कह रहे हैं कि भाई सरकार हमें ज़बरदस्ती से नैनो दे रही है, नैनो हमें नहीं लेना है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, जो सब्सिडाइज रेट पे है, अनुदान दर पे है, उसकी लगभग 2700 के लगभग कीमत है एक बैग की। और भारत सरकार इफ़को के माध्यम से खुद का प्लांट लगा हुआ है नैनो यूरिया, जो अभी एक लिक्विड फॉर्म में डेवलप किया गया है। उसकी महत्वता क्या है, एक बैग के बराबर उसका महत्व है।
जब भी आप टॉप ड्रेसिंग के रूप में जो खाद यूरिया डालते हो ना, उससे बेटर है कि आप नैनो का स्प्रे करें, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। फ़ायदा कैसे होगा? आपने जो यूरिया बैग है उसका भड़काव किया, तो क्या होगा, अगर नीचे नमी ज़्यादा है तो वो लीचिंग होगा, अगर धूप में डाल दिया तो इवेपोरेट हो जाएगा, पौधों को बहुत कम मिलना है, क्यों? सबसे ज़्यादा मोबाइल तत्व है उसमें। नैनो टेक्नोलॉजी में क्या किया है, जो पत्तियों पे स्प्रे होगा ना, उसका स्लो मोशन में नाइट्रोजन रिलीज़ होता है, तो वो लंबे समय तक पौधों की पत्तियों पर रुका रहेगा, तो वो उसका अवशोषण करेंगे और लंबे समय तक नाइट्रोजन को रिलीज़ करते हुए उनको फ़ायदा देंगे। किसान को क्या, आज आपने अगर बोरी डाली तो उसको हरा हो गया, भाई यूरिया का प्रभाव आ गया, उसे ये नहीं पता है कि 2 दिन बाद उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। जब स्लो मोशन में होगा तो वो 15 दिन चलेगा, उससे ज़्यादा लंबी रेस का घोड़ा रहेगा। लंबी रिस्क रहेगा। लेकिन नैनो पे अब लोगों को भरोसा इसमें किसान कम जता रहे हैं। करना पड़ेगा। पिछली बार ये हमने डेमो डलवाया, उनका रिजल्ट आया है, और आगे से जितना नैनो सेल होगा सरकार की तरफ से, उतना यूरिया कम आयात किया जाएगा। हमको भी सोचना है, किसान को भी सोचना है कि भाई हमें जो हमारा खुद का प्रोडक्ट है और सही है उसका उपयोग। साइंटिस्टों की, आप पहले क्या करते थे, गोबर खाद डाल देते, साइंटिस्ट आपको रिकमेंड करें तो साइंटिस्टों की माननी चाहिए। और नैनो भी एक अच्छा उत्पाद है, इसका रिजल्ट भी है। ज़्यादा से ज़्यादा किसान इससे भ्रमित ना हो और नैनो का उपयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। कितना नैनो डालना चाहिए? मैं आपको बताया कि जैसे नाइट्रोजन की पूर्ति 50% अपन बेसल डोज के रूप में देते हैं, और 50% को 2 किस्तों में अपन टॉप ड्रेसिंग करते हैं, पहले पानी पर दूसरे पानी पर, ऐसे ही गेहूँ में होता है। तो टॉप ड्रेसिंग का जो आधा है, आधा यूरिया नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए आप बैग ले लीजिए, बेसल डोज में दे दीजिए। टॉप ड्रेसिंग के लिए आपको नैनो लीजिए और उसका स्प्रे कीजिए, उसके लिए आपको यूरिया बैग की आवश्यकता नहीं है। यूरिया बैग की आवश्यकता नहीं है, इसका काम चल जी, जाएगा। टॉप ड्रेसिंग के लिए काम नहीं चलेगा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा तो कौन सा उसका। रहेगा? जी। अच्छा, अभी ये भाई बीज की बात करें तो बीज कौन सा इनको इस्तेमाल करना चाहिए? बीज चाहे सरसों का हो, गेहूँ का हो, चना का हो, मसूर का हो, किसी फसल का हो, मैं यही कहूँगा अच्छी अधिकृत विक्रेताओं से, प्राइवेट कंपनियों के भी हाइब्रिड आ रहे हैं, हाइब्रिड नहीं है तो प्रमाणित बीज का उपयोग करें। शासन के भी द्वारा कृषि विभाग से भी जो अभी सरसों की मिनी किट प्रदाय की जा रही है, मिनी किट जो निःशुल्क किसानों को प्रदाय की जाती हैं, नई वैरायटी है, एनएससी के द्वारा प्रदाय की गई हैं। तो हमारा जो उद्देश्य रहता है कि नई वैरायटी आई है, इस इलाके में वो एडप्ट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, तो उसके लिए एक मिनी किट हम निःशुल्क किसानों को वितरित करते हैं। अगर अगली साल से उसका रिजल्ट अच्छा आता है तो आप उसे मार्केट से खरीद के ले सकते हैं। बाकी प्राइवेट हाइब्रिड भी हैं, आपने पायोनियर का बहुत नाम सुना होगा, ज़रूरी नहीं है कि आप पायोनियर के पीछे जाएं। मैं किसी कंपनी का ब्रांड के प्रचार की बात नहीं कर रहा हूँ, श्रीराम है, पायोनियर है, कृष्णा है, और भी अच्छी अच्छी वैरायटियाँ हैं जो कंपनियाँ अपना ब्रांड को मतलब बेच रही हैं। तो ज़रूरी नहीं है आप प्राइवेट का लीजिए, लेकिन प्रमाणित बीज ज़रूर उपयोग करें। अच्छा, एक चीज़ आपने देखी, लगातार सरसों की फसल में कटाव लग जाता है। कटाव से किसान काफ़ी चिंतित हो जाते हैं, कई बार नुकसान होता है, तो उसको क्या बचाव है? कटाव का मतलब मैं समझा नहीं। कटाव? जब पत्ती उसकी कीड़ा खा जाते हैं उसको ओके, कटाव। ओके, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, आप यूरिया का या नाइट्रोजन का सरसों या किसी फसल में ज़्यादा उपयोग करोगे जो उसकी आवश्यकता से अधिक है, तो वो पौधे की ससेप्टेबिलिटी यानी कि संवेदनशील उसे बना देगा, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देगा। जैसे कि किसी आदमी को डायबिटिक हो जाएगी, तो और सारी बीमारियाँ उसके बॉडी में घर कर जाएँगी। सेम ऐसी नाइट्रोजन का ज़्यादा उपयोग करने से पौधे की क्षमता कमज़ोर होती है। पौधे को मजबूत करना है, उपज अच्छी लेना है, तो पोटाश, फास्फोरस और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का उपयोग ज़रूर करना है, वो भी बैलेंस मात्रा में। आगे किसान को और कैसे इसको मतलब आगे बचाव करना चाहिए, क्या उसको लाभ? आप किसानों से यही अपील है कि जो वैज्ञानिक सलाह देते हैं, अच्छा रिकमेंडेशन जो करते हैं, उसका पालन ज़रूर करें। उस पालन से उन्हीं को फ़ायदा होने वाला है। एक तो उनकी कॉस्ट कम होगी, दूसरा उनको उत्पादन अच्छा मिलेगा, और तीसरा कहीं रोग या बीमारी में समस्या आती है तो उसके लिए भी आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो उनका पालन करेंगे, आपको निश्चित ही 15 से 20% उपज का फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, एक देखने में आया कि लगातार किसान सरसों पर गेहूँ, फिर सरसों गेहूँ, ये फसल पैदा करने से क्या खेत की न जो प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है? इसको हम बता रहे हैं आपको, हर 2 साल बाद, 3 साल बाद क्रॉप रोटेशन करना चाहिए, क्रॉप रोटेट। एक जैसी फसल लगाते रहते हैं तो क्या रहता है, एक फसल में जो बीमारी है नहीं, तो वो ज़मीन में धीमे-धीमे करके उनके अंडाणु या जीवाणु जो जीवित अपनी साइकिल को डेवलप कर लेते हैं, उससे नुकसान होता है।
हर बार हम कहते हैं क्रॉप रोटेट का मतलब ये होता है कि गेहूँ सरसों आप लगा रहे हो उसकी जगह बदल दीजिए। बदल देने से क्या होगा, क्रॉप बदलने से जो उसकी बीमारियां थी दूसरे पौधे पर अगर जाएंगी, वैरायटी पे जाएंगी, तो उसका शायद उसमें असर कम आएगा। क्रॉप रोटेशन भी फसल उत्पादन की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। तो ये थे हमारे कृषि विशेषज्ञ रामचंद्र शर्मा जी। किसानों को लगातार अच्छी फसल पैदावार करने के बताए गए तरीकों से अपनाएं तो निश्चित तौर पर अच्छी फसल की पैदावार होगी। आप क्या कहेंगे, कोई कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।